नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर दिल्ली में तो थोड़ी राहत की बात की जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोरोना अब यहां उतार पर है। लेकिन बिहार से बहुत गंभीर खबरें आ रही हैं। बिहार में एक शहर है भागलपुर, वहां से और भी गंभीर खबरें आई हैं। एक खबर आई कि वहां के कमिश्नर कोरोना संक्रमित हो गए, उसके बाद दूसरी खबर आई कि डीएम हो गए, फिर एडीएम हो गए। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब 10 अधिकारी जो सीनियरिटी में आते हैं, वो सारे लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में लोग बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। बहुत तरह की खबरें आ रही हैं। इन खबरों के बीच सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है डॉक्टर हेमशंकर शर्मा को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और नोडल ऑफिसर हैं कोविड-19 के। यानी एक तरफ मेडिसिन के वो एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ साथ जो ये कोरोना संक्रमण है उसके लिए जो कुछ उस कमिश्नरी में किया जा रहा है, उसके नोडल ऑफिसर भी हैं। और हम सीधे सवालों पर जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, जो खबरें हमने यहाँ दिल्ली में बैठ करके देखी है, उसके हिसाब से कमिश्नर से लेकर एडीएम तक पता नहीं कोई 10 लोग संक्रमित हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर संक्रमण हो रहा है और लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। तो पहली खबर तो ये कि क्या संक्रमण इतना भयानक हो गया है, यानी हम इसको मान लें कि कम्युनिटी में अब संक्रमण जो है, वो कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कम्युनिटी स्प्रेड लगता है कि शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट एक्सपोजर्स के लिए कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से पहले डीएम साहब को हुआ, उनके परिवार को हो गया, जबकि वो लोग बिल्कुल ही अपने जगहों में रहते हैं, अपने क्वार्टर्स में रहते हैं, उनके एक्सपोजर्स ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने चार्ज दिया, इलाज के हेतु बाहर गए, तो जो एडीएम साहब को दिया तो 2-3 दिनों में उनका हो गया, फिर डीडीसी को हो गया, फिर कई एक और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को हो गया, फिर अभी मैडम कमिश्नर को हो गया। मुझे लगता है कि या तो मीटिंग्स के दौरान या इनके भ्रमण के दौरान, जहाँ तक सवाल है डीएम का, तो डीएम साहब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर्स जाकर खुद मुहैया कराते थे, सामानों का इंतजाम करते थे, लोगों को सही दिशा देने की कोशिश करते थे। संभवतः वहीं पर कहीं उनको इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने उनको देखा कि वो मास्क लगा कर रहते थे और जितने भी पदाधिकारीगण थे वो भी अक्सर मास्क लगा कर ही रहते थे। दूसरे की इनके यहाँ अगर कोई रेसिडेंस पर किसी के माध्यम से किसी क्लास 3 या क्लास 4 एम्प्लॉई जो इनके यहाँ आता जाता है, कोई फाइल पकड़ाता हो सकता है उससे भी इनका इन्फेक्शन हुआ हो। ये एक विडंबना जैसी ही बात है। हमारे अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में हमारे कई विभागों के विभागाध्यक्ष इससे पीड़ित हो गए। सर्जरी के विभागाध्यक्ष हो गए, प्रिवेंटिव मेडिसिन के हो गए, माइक्रोबायोलॉजी के हो गए, पैथोलॉजी के भी हो गए, फॉरेंसिक मेडिसिन के 2 जने इससे ग्रसित होकर अभी क्वारंटाइन पीरियड में चले गए हैं। और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी सर्जरी के, मेडिसिन के यहाँ पर अभी तो एडमिटेड हैं। हमारे इंटर्न्स भी एडमिटेड हैं। इन लोगों को सामान तो मुहैया कराया जाता है। इन लोगों को बराबर हम लोगों ने फरवरी के महीने से ही ट्रेनिंग देनी शुरू करी और इनके लिए पीपी किट भी मुहैया कराए गए। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन वो तुरंत उस पर काबू पा लिया गया। हमारे जो स्थानीय अधीक्षक महोदय थे, प्लस जो सरकार के द्वारा हमें भी तवज्जो दी गई और हमारी हर बात को सामने रखा गया। जो सरकारी विभाग हमारा था, मैं कहूँगा कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया। तो जो भी डिमांड यहाँ से गई, जैसे हमारे यहाँ 13 वेंटिलेटर्स। मैं डॉक्टर शर्मा बीच में इंटरप्ट करूंगा। आपने जो कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी संक्रमित हो गए, उसके अलावा डॉक्टर्स 14-15 डॉक्टर्स आप बता रहे हैं वो संक्रमित हैं, हो सकता है स्वास्थ्यकर्मी, दूसरे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी संक्रमित हो। इसका तो सीधा मतलब है कि वहां उस एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, जिसको कि देश भर में सरकारें अभी नहीं मान रही हैं। मैं काफी हद तक मानूंगा कि कई लोगों की बात है जो लोग घर से नहीं निकले हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन चला गया। मेरे एक परिचित महिला थी जो पिछले 4 साल से नहीं निकली है घर से, कुछ न कुछ बीमारी उसे थी, लेकिन वो भी संक्रमित पाई गई जब
मैं उनका किडनी का इलाज कर रहा था। जब मेरी समझ में आया कि कोई बात ऐसी है कि जो शायद दिख नहीं रही है, कहीं कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री उनकी नहीं है, वो कभी निकली ही नहीं है घर से, और उम्र दराज थी, 72 वर्ष की, 3 मंजिले पे रहती थी। उनका लड़का सब अपने सामान्यतः ठीक ठाक ही लोग चल रहे थे, वो भी घर से बाहर नहीं, बिजनेस भी बंद था। तो फिर संक्रमण आया कहाँ से? वो महिला, मैंने जांच कराया शक के आधार पे, तो वो भी संक्रमित पाई गई और उनकी मौत हो गई। तो जाहिर सी ये बात सब है कुछ कि बातें बहुत जब अजीब है। जब जब संक्रमण का स्रोत पता नहीं हो तो हम उसको थर्ड स्टेज या कम्युनिटी स्प्रेड ही कहते हैं। एनीवे, इस पर तो भारत सरकार को फैसला करना है। उन्होंने दिल्ली में भी नहीं माना, और ये एक विवाद का विषय है या डिबेट का विषय है, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं। एक खबर ये आ रही है कि बिहार में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है, और इसके चलते जो है कैजुअलिटीज बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। तो मैं एक कमिश्नरी में, आप वहाँ कोविड-19 के नोडल ऑफिसर हो, तो आपके नजर में होगा क्या क्या कारण है कि लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है? क्या हॉस्पिटल में बेड की कमी है या दवाइयों की कमी है? क्या कारण है, क्यों ये शिकायतें आ रही हैं कि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं आपकी बात से पूरी तौर पर सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ प्रतिदिन, हमारी पूरी टीम 24 घंटे कार्यरत है। थोड़ी बहुत कमियां जरूर रहती हैं। अब मरीजों की शिकायत कभी होगी कि दवा समय से नहीं मिली, कभी किसी कहेगी पानी पीने का पूरी तौर पे नहीं मिला। हम लोग 4 लीटर का मिनरल वाटर सप्लाई करते हैं पर पेशेंट, और डिमांड होने पे उससे भी ज्यादा सप्लाई करते हैं, लेकिन सब बॉटल्ड वाटर हैं। हम लोग खुद घर में बॉटल्ड वाटर नहीं पीते हैं, लेकिन मरीजों को दे रहे हैं कि उनमें भ्रम कहीं नहीं रहे कि हमें बाहर का पानी कोई दिया जा रहा है। दूसरी बातें हैं कि जो दवाइयां जहाँ जरूरतें हैं, शुरुआत में जैसे हमारे पास मरीज आए करीब करीब 250-300, जब तक वो यूजुअली स्टेज 1 या 2 के थे, जिसमें दवाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही कम दवा, एजिथ्रोमाइसिन एक डिबेटेड दवा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हम लोगों ने इस्तेमाल किया। सरकार की आईसीएमआर की प्रीवियस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने दिया। जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है हम लोग अक्षर से उसी को फॉलो करते हैं, उससे कोई डेविएशन इधर उधर नहीं करते हैं। अगर गाइडलाइन में है कि आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जिस निर्धारित डोज में देनी है वो मैंने दी, जितने दिनों तक देनी है उतनी ही दे रहा हूँ। और मेरे उस वक्त के पीरियड में 15 जून के पहले सिर्फ एक डेथ मेरे अस्पताल में हुई थी, और उस समय तक लगभग 374 मरीज हमारे यहाँ से ठीक होकर जा चुके थे। अभी उसके बाद अभी मेरा कल का आंकड़ा जो है, आज सुबह जो 10 बजे हमने अपलोड किया है, 509 कुल मरीज हमारे यहाँ से भर्ती हैं या निकल चुके हैं इसमें। और इसमें कुल डेथ जो हमारे यहाँ हुई है उसमें 30 है। 30 में 6 नॉन कोविड डेथ है, तो यानी हुई 24। तो 500 मरीज भर्ती हुए, 509, उसमें आप 6 मरीजों को निकाल दीजिए तो 503 की संख्या में कुल मरीजों की जो डेथ हुई वो है 24। आप इनका प्रतिशत हमसे बेहतर निकाल सकते हैं। पूरे भागलपुर के आंकड़े को अगर जिले के साथ ले लें तो हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर चलता है जो सिविल सर्जन महोदय के अंदर में है, वहाँ एक भी डेथ नहीं है। इसलिए डेथ नहीं है कि वो सारे सेकेंड स्टेज के केस हमारे को भेज देते हैं यहाँ पर। तो उनकी टोटल डाटा, यानी जितने पूरे कोविड पॉजिटिव अगर हम ले लें तो एज ऑन टुडे 1800 प्लस ये डाटा है। तो अगर इन डेथ्स को 24 डेथ को 1800 प्लस में हम निकालें तो इनका आंकड़ा 18 दूनी 36, 2% भी नहीं होता है। सामान्य दिनों में अगर आप कोविड की बात न करें तो इतने मरीज अगर हमारे यहाँ भर्ती होते हैं तो सामान्यतः मेडिकल कॉलेज में डेथ 7 to 10% के बीच में होता है। ये करीब करीब हिंदुस्तान में सब जगह होता है। और दूसरी बात यह है कि जो मरीज अब हमारे यहाँ आ रहे हैं अभी के दौर में 20 जून के आसपास, उसके बाद से, ये ज्यादातर डिलेड केस हैं। ज्यादातर जो आसपास के जिले के लोग हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है कह सकते हैं, जहाँ से रेफरल हमें आती है, हमारा कैचमेंट है वो 12 जिलों का करीब है। उससे जो लोग आ रहे हैं वो लेट अराइवल है, उनकी ऑक्सीजन मैं समझा नहीं, हमारे यहाँ। लेट अराइवल के क्या मतलब है? आपने जो कहा, जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि लेट अराइवल है, जरा इसको क्लियर कीजिए। जी, मैं बोलता हूँ कि अगर कई पेशेंट्स अभी जो आ रहे हैं हमारे यहाँ, वो जब हमारे यहाँ इन करते हैं तो उनके ऑक्सीजन परसेंटेज 60%, 50% के आसपास रहते हैं। ये बहुत ही बुरी अवस्था है, स्टेज 4 की अवस्था हम लोग बोलते हैं। आपको पता होगा कि कोविड में 94% कट ऑफ होता है। जो गाइडलाइन है सरकार का कि अगर आप 94% से नीचे हैं तो आपको तुरंत अटेंड करना है। अगर आप 90% के नीचे हैं तो आप सीधे स्टेज 4 की तरफ चले जाते हैं। और यही एक जानकारी है, यानी जो पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि आपकी उंगलियों के द्वारा आपके शरीर में ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा क्या है, वही हमारा स्टेथोस्कोप है। हमारे कोरोना का स्टेथोस्कोप हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आज सुबह से 10 केस भर्ती हुए,
उसमें 6 पेशेंट्स की ऑक्सीजन की मात्रा 60 से 70% के बीच की थी। तो ऐसे में उम्मीद हम लोग क्या करें, वहीं पर हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट यानी उनको बता देते हैं कि आपकी मरीज की हालत बहुत गंभीर है। और जहां तक सवाल है इलाज नहीं करने का, मेरे अस्पताल में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। मेरा मेरा अस्पताल 900 बेड का करीब अस्पताल है, और अभी मेरे यहाँ कुल जो है 160 मरीज भर्ती हैं एज ऑन टुडे। तो 160 मरीज हमें के लिए हमने 3 वार्ड अलग अलग बनाया है। एक कोरोना डेडिकेटेड वार्ड है जिसमें 100 बेड है, एक मेडिसिन का इंडोर है जो टोटली कोरोना के लिए है, उसमें मेरे पास 80 बेड हैं, लेकिन मरीज मात्र 16 अभी हैं वहां पर। और हमारा जो आईसीयू है, उसमें आईसीयू में हमारे पास अभी 32 बेड हैं। 32 में आज हमने आईसीयू डिस्चार्ज किया जो लोग ठीक हो गए थे या जिनको अब ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तो आज एज ऑन टुडे मेरे पास मात्र 11 पेशेंट अभी आईसीयू में भरे हुए हैं। 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं अभी। 4 पेशेंट को ऑफ बाई पंप हम लोग ने कर दिया। बाईपैप लगाते हैं जिसको NIV बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन हम लोग की प्रायोरिटी होती है, यानी अगर मरीज सीधी नलियों से, जिसको नेजल कैनुला कहते हैं, अगर जो ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग दे रहे हैं 10 लीटर से 12 लीटर प्रति मिनट के स्पीड से, सामान्य ऑक्सीजन जो दिया जाता है सामान्य बीमारियों में वो 4-5 लीटर हम लोग देते हैं। इसमें हम लोग 10 लीटर इसलिए देते हैं कि कोविड में जो पेनिट्रेशन है वो बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होती है। तो जहां तक आपका कहने का सवाल है नहीं अटेंड हो रहे हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ। अस्पताल में बहुत जगह है हमारे पास। कमियां बहुत थोड़ी बहुत क्या कमियां हो सकती है, कमियां यही है कि हमारे पास जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उसमें कई डॉक्टर जो नौकरी ज्वाइन किए थे करीब 60, उसमें से 20-25 लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, या तो कोविड के डर से छोड़ के चले गए या किसी और नौकरी में चले गए। लेकिन अभी ये थोड़ी कमी उसी की है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जो सीनियर है उन लोगों को लगा दिया हम लोगों ने ड्यूटी में, और आज की ड्यूटी लिस्ट जो हमारी है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट सारे लोगों को ड्यूटी दे दी गई है। एक कंट्रोल रूम सरकार के द्वारा स्थापित भी कर दिया गया है। मैं इस पे एक चीज और ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में हम लोग देख रहे थे कि जो चूंकि आपका मेडिकल कॉलेज भी है, इसलिए मैं इस सवाल को, इस मुद्दे को आपके सामने रख रहा हूं कि दिल्ली में 3rd ईयर और 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनको भी उन्होंने, जब जरूरत थी, अब तो जैसे आप बता रहे हो दिल्ली में भी जरूरत नहीं है, पेशेंट्स बहुत कम हो गए हैं, बेड बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे भी जो भी लिमिटेड काम लिया जा सकता है वो लिया। तो इसलिए आई थिंक कि एक मेडिकल कॉलेज में शायद डॉक्टर्स की कमी उतनी नहीं खटकेगी जितनी की एक साधारण हॉस्पिटल में खटक रही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ तक है सवाल विद्यार्थियों को लेने का, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स जो है वो करीब करीब 160 से ऊपर डॉक्टरों की है अभी, जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, और उसके पीछे करीब 100 डॉक्टर हैं जो पाइपलाइन में हमारे हैं, जो अवेटेड हैं कि ये लोग चेंज ओवर करते हैं। हम लोग इनको सप्ताह में 2 या 3 दिन ही ड्यूटी देते हैं। हम लोग लगातार एक टेंशन वाली ड्यूटी नहीं देते हैं। आईसीयू के अंदर में मात्र 4 घंटे ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा पीपी किट में रहना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि एसी भी अलाउड नहीं है, एग्जॉस्ट की जरूरतें इसमें ज्यादा है। तो आप सिर्फ एग्जॉस्ट पे रहना और एसी लगभग ना होना, इसमें आप परेशानी की बात समझ सकते हैं हमारी। तो 4 घंटे से ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। आईसीयू के अंदर हम लोग 4 या मैक्सिमम 6 घंटे में हम लोग सर्कुलेशन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर उम्र दराज लोगों को मना है वहां देना, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर 60 से ज्यादा उम्र है, अगर उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ब्रोंकियल अजमा है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो ये दिक्कतें हैं कि किसी 60 वर्ष के और 65 वर्ष के व्यक्ति को हम आईसीयू में डाल दें किट पहना के, उनको हर घंटे पेशाब लगने लगती है, तो क्या करना होगा? उनको देना ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार की बहुत ही क्लियर गाइडलाइन है, और सरकार की गाइडलाइन में ही आईसीएमआर में हम लोग का रिकमेंडेशन में स्टूडेंट्स को कहाँ लगाना है वो भी दिया हुआ है। लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और जूनियर रेजिडेंट्स हैं, इनकी जो फौज हमारे पास है, वो लड़के हमारे लिए बहुत हैं, बहुत ही काम करते हैं, और हमारे असली कोरोना वॉरियर्स हमारे यंग ब्रीड के ही लोग हैं। हम लोग सीनियर हैं, मेरी उम्र अभी 65 साल है, करीब करीब 64-65। तो आप समझिए कि मैं काम कर रहा हूँ। विभिन्न कोमॉर्बिड कंडीशन मेरे में भी है, मैं बताऊंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को ना बताऊं, ना दिखाऊं कि मैं कहीं से भी बीमार हूँ, लेकिन मैं लगा रहा हूँ इस पर। ये बहुत अच्छी बात है, और आपके जैसे लोग जो है इस तरह से जो लगे हुए हैं, वही उसी के चलते भारत में जो हम एक नियंत्रण देख रहे हैं, और जैसे वो बेलगाम हो गया अमेरिका में, यूरोप के देशों में, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी कमियों के बावजूद भारत में काफी कंट्रोल में है।
नेचुरली ये आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं उनका जो डेडिकेशन है वही काम आ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है, पटना के एक डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना ये है कि दवाइयों की बड़ी कमी है। अब दवाई कैसे, जो एंटीवायरल दवाएं हैं, अब वो बता रहे थे कि एक कंपनी का नाम लिया उन्होंने कि उस कंपनी के एंटीवायरल की जरूरत थी, तो हमको उस कंपनी के सीईओ को फोन करना पड़ा, क्योंकि वो जो विशिष्ट व्यक्ति थे उनको देने की जरूरत थी, वो मिल नहीं रहा था। रेमडेसिविर और ये सब जो नई दवाएं आई हैं, अगेन ये एंटीवायरल ही हैं, तो इनकी भी बड़ी कमी है और ब्लैक में बिक रहा है। आपके हॉस्पिटल में या आपके कॉलेज में, आपके इलाके में क्या स्थिति है? देखिए, जहां तक सवाल है रेमडेसिविर का, रेमडेसिविर कोई जादू नहीं है। रेमडेसिविर आपकी बीमारी को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। अगर आप स्टेज 3 तक रेमडेसिविर देते हैं तो पेशेंट का रिवर्सल स्टेज 2 या स्टेज 1 की तरफ ज्यादा होता है। अगर आप वैसे पेशेंट को रेमडेसिविर देते हैं जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर जा चुके हैं, तो बहुत ज्यादा मैजिक की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट्स में किडनी डैमेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और हमारे यहाँ जो पेशेंट्स हैं उनके अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, ये लोग किडनी के कोमॉर्बिड कंडीशन में आते हैं। इन लोगों में से 20 से 30% लोगों की सीरम क्रिएटिनिन ऑलरेडी 1.5 या 2 रहती है। इसमें रेमडेसिविर देने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरी बात है रेमडेसिविर की उपलब्धता। आपको पता होगा कि रेमडेसिविर अभी 2 महीने में आई है। रेमडेसिविर की उपलब्धता पता चला कि यूएस के मार्केट में 3 महीने का स्टॉक उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में रेमडेसिविर मैंने कल दिया है एक मरीज को, 4,000 रुपए की एक वाइल आती है, 6 वाइल का टोटल कोर्स है, यानी 24,000 रुपए की एक दवा आती है। सरकार ने अपने माध्यम से भी रिकमेंडेशन दिया है, कल हम लोगों ने चर्चाएं की हैं, और है कि जिनको जरूरत है उनको रेमडेसिविर देने की आवश्यकता के लिए आप रिकमेंडेशन भेजें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार के तौर पे, और मैं जानता हूं कि बिहार सरकार अगर इसमें लग जाएगी तो वो बहुत कुछ कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेमडेसिविर देने या फ्लूविविर देने में सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का। आप बड़ी दवाओं की बात करेंगे, दूसरी जो एंटीवायरल मेडिसिन है बहुत सारी पहले से ही उपलब्ध है, बहुत सारी इंडियन कंपनियां नहीं, वो काम नहीं करती है ना। लुपिनाविर पूरे ड्रग सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में करीब हर सरकारी अस्पताल में लुपिनाविर पहले से मिलती है, लेकिन लुपिनाविर की आवश्यकता इसमें नहीं है। लुपिनाविर के बारे में बताया गया, शुरुआती दौर में हम लोगों ने इस्तेमाल किया लुपिनाविर, करीब 50 पेशेंट्स में हम लोगों ने दिया, 1 पैसे नहीं लगे किसी को, फ्री ड्रग है लुपिनाविर रिटोनाविर का कॉम्बिनेशन। लेकिन जब आईसीएमआर की गाइडलाइन बदल गई कि भाई लुपिनाविर रिटोनाविर इज नॉट दैट रिकमेंडेड इन दिस केस, जैसे कि कोविड एक ये नई बीमारी है, इसका तो विश्व में आगमन ही हुआ है नवंबर के अंत में दिसंबर में ये निकली चाइना से, हिंदुस्तान में दौर बढ़ाया इसने अपना, फरवरी के आसपास डिटेक्शन स्टार्ट हो गया। फरवरी के बाद से तो जो बच्चा 5 महीने का भी है, 5 महीने का बच्चा क्या अटखेलियां करेगा, किधर घूमेगा, किधर पलटेगा, उसके अगेंस्ट में क्या हम समझेंगे, ये तो जब तक हम बीमारी ना समझ लें कहना बहुत मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए, हम लोगों के डिस्कशन में, सारे डिस्कशंस में हम लोगों ने फरवरी से मार्च में ही कह दिया था कि 6 महीने लगेंगे कम्युनिटी स्प्रेड दिखने में, और कम्युनिटी में इसके ग्रो करने में, जो आपके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो हम ग्रो करेंगे, जो हम लोग बनेंगे कि सब हम लोग अभी इम्यून होते जा रहे हैं। ये इम्यून मॉड्यूलेशन या इम्यून जो स्ट्रेंथ ग्रो करना है, इसमें 6 मंथ्स कम से कम लगेगा आपको। दिक्कत क्या है, ये वायरस आरएनए वायरस है, ये रंग बदलने वाला, रूप बदलने वाला वायरस है। तो आप जो आदमी रूप बदलता है, जो रंग बदलता है, जिसके व्यवहार में हमेशा परिवर्तन होता है, उस व्यक्ति को हैंडल करना तो डिफिकल्ट होता है। वही ये वायरस है मेरे भाई, आरएनए वायरस है, हमेशा रूप बदल रहा है, इसलिए वैक्सीन में देरी हो रही थी। डीएनए रहता तो वैक्सीन कम का आ गया रहता। जाहिर सी बात है कि म्यूटेशन, अभी मैं कोई एक रिपोर्ट देख रहा था कि 300 से ज्यादा बार ये म्यूटेट कर चुका है, म्यूटेशंस मतलब इसके रूप रंग बदल चुके हैं, कुछ बदलाव, और वैक्सीन में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। यानी आपका कहना यह है कि जो भी मेडिसिन, वैसे तो इसका सबसे कारगर मेडिसिन या शुरुआती मेडिसिन पैरासीटामोल जैसी चीजें हैं जो बुखार उतारने के काम में आती हैं। That's all. और पैरासीटामोल तो वंडर ड्रग है, इसका कोई जोड़ नहीं है। Exactly. आपको कोई बुखार हो पैरासीटामोल लीजिए। और जो सबसे अच्छी बात थी, बड़ी बात थी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूंगा कि उन्होंने जो शुरुआत की और जम के कहा, जो डॉक्टरों ने कहा, उस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि हम इससे बच के रहें। बचाओ ही एकमात्र उपाय था इसका। जहां हम बचे वहां हम सक्सेसफुल हुए, जहां नहीं बचे वहां हमने थोड़ा थोड़ा लूज किया। लेकिन अगर आप डाटा आज भी लेंगे, बिहार को लोग बदनाम करते हैं, मैं नहीं मानता हूं। बिहार में सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। हम लोग का नेचर है कि हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा देरी से मानते हैं कभी कभी, लेकिन जब मानते हैं तो जमकर मानते हैं।
और बिहारियों को देखा है आपने, तुलनात्मक अध्ययन आप करते होंगे, आप बड़ी जगहों पर हैं। मैं जानता हूं कि बिहारियों में एक मादा होता है, एक दम होता है, लड़ने की एक ताकत होती है, जुझारूपन होता है। जब हम लोग खड़े होंगे, लड़ेंगे, हम लोग इस पर विजय जरूर पाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत मजबूती से हम लोगों को सब चीज की सुविधा दी है। कुछ दवाइयों की उपलब्धता जब हाई ने विश्व में नहीं हो रही थी तो यहाँ थोड़ी बहुत आई, अब हिंदुस्तान में कमी है तो बिहार में भी आ गई है। रेमडेसिविर अब एक रूटीन प्रिस्क्रिप्शन है। आप जिस समय के पटने की बात कर रहे थे वो शुरुआती दौर था, 1-1.5 महीने पहले की बात थी। अभी मैंने देखा है रेमडेसिविर में मेरे 4 पेशेंट जो एम्स में भर्ती है पटना में, चारों रेमडेसिविर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे उनको फायदा हुआ। मेरे एक मित्र की, एक सिविल सर्जन की मौत कल हो गई, लेकिन उनके बैकग्राउंड डिजीज इतने ज्यादा थे कि उसमें लड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और दूसरी बात की इतनी तेजी से बीमारी बढ़ती है कि अगर आपने विचार में परिवर्तन नहीं किया अपने कि आपको तुरंत रिपोर्ट करनी है, तो मेरे भाई आप 2-3 दिन में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं। आपके ऑक्सीजन परसेंटेज को मत घटने दो, अपनी ताकत को मजबूत करो, बढ़ाओ और तुरंत चिकित्सक के यहाँ जाओ। पैरासीटामोल सही में वंडर ड्रग है इसका। बाकी सारी दवाइयां किताबों में है कि आप एजिथ्रोमाइसिन दे दो, उसके कुछ एंटीवायरल इफेक्ट है। आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दो, उसके कीमोप्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव में बड़ी कारगर है, वो बचाव में अच्छी खासी कारगर हो जाती है। लेकिन क्या आप सबको दे सकते हैं या सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर को देंगे? डिबेट की बात है, इस पर तो कभी भी डिबेट बंद नहीं हो सकता है। आपने देखा कि अमेरिका ने किस तरह से प्रेशराइज करके हमसे करोड़ टैबलेट मांग लिए और अब उन्होंने वो टैबलेट खुद ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन हम लोग लिमिटेड वे में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपने इसको इस पर जो किया। अब जो नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट में और भारत में भी, दिल्ली वगैरह में तो शुरू हो गया है, वो एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करना शुरू किया है उन्होंने, जो आस्थमा में और इसमें भी किया जाता है। और मैंने कई डॉक्टरों से इस बीच इंटरव्यू किया, मुंबई के भी, दिल्ली के भी, लगभग सारे लोग एस्टेरॉइड्स जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं और ब्रिटेन में भी कर रहे हैं। और जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, इसी तरह का इंटरव्यू किया उनसे मैंने, एंड दे आर सेइंग कि द बेस्ट थिंग, जो थोड़ा भी सीरियस पेशेंट है उसके लिए एस्टेरॉइड्स जो हैं वो सबसे बेहतर पाया गया है। और इसके अलावा ये टाइम टेस्टेड है, कोई 20-21 सालों से स्टेरॉइड्स जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस कंडीशन? आप वहाँ शैलेश जी, मैं अगर हल्के तौर पे एक बात करूं, हाँ मैं हल्के तौर पे बात करूं कि जहां तक स्टेरॉइड्स का सवाल है, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक क्वालिफाइड डॉक्टर पे कम से कम 5 अनक्वालिफाइड डॉक्टर या क्वैक्स जिनको कहते हैं आप वो हैं। और क्वैक्स के लिए वंडर ड्रग स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन या डेक्सोना जो है, जिस पर ट्रायल आपने, आपकी आवाज बंद है आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब ठीक है। आप तो बोलिए। मैं बता रहा था कि अब आ रही है जी। डेक्सामेथासोन एक दवा है जो ट्रायल यूके में हुआ डिस्कवरी का, हम लोग उसके पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। हेलो हेलो, हाँ, हम लोग अपने में चर्चा करते हैं कि ये स्टेरॉइड्स तो बाद में ट्रायल्स में आए यूके से, इसके पहले ही से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उस वजह से भी हमें इसका फायदा पहले से मिलना शुरू हो गया था। कम से कम भागलपुर में तो मैं ये जानता हूँ, चूंकि मैं इसके थिंक टैंक में रहा हूँ। स्टेरॉइड इज अ वेरी गुड ड्रग, स्टेरॉइड इज अ ड्रग, लेकिन आप फिर वही पैरासीटामोल के इसकी गली में इसको खड़ा कर दीजिए। जैसे पैरासीटामोल किसी भी बुखार में चलता है, स्टेरॉइड किसी भी इम्यून स्टेटस कंडीशंस में चलता है। आप इससे मदद ले सकते हैं, क्योंकि जो मेन बात है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म की बात करते हैं, जो बहुत ही डेंजरस होता है, जहाँ पर तेजी से वायरस जो है हमारे सेल्स को तोड़ते हैं और जो एक समझिए कि जो विषैले पदार्थ है शरीर में वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोकने में स्टेरॉइड बहुत ही कारगर है। इसलिए स्टेरॉइड की डोजेज हम लोग डेक्सामेथासोन की 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ऑन एन एवरेज 6 मिलीग्राम सिंगल डोज या 8 मिलीग्राम तक मैक्सिमम डबल डोज आप दे सकते हैं। इसकी 5 से 10 दिनों का इसका कोर्स है। आसान, सस्ती, हल्की दवा हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलती है। ये दवा हमारी है, ये हम लोग पूरी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और लगभग हर स्टेज 2-3 केसेस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका फायदा भी हमें दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं टेक्सास के एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था और उनका कहना ये है कि आमतौर पे जो स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 तरह से, इंट्रावेनस आमतौर पे इंजेक्शन से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका कहना था कि अगर नेबुलाइजर के थ्रू आप देते हो वो ज्यादा इफेक्टिव है। और वो अपने बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कोई 100-150 पेशेंट्स का अकेले ट्रीटमेंट किया, कैंसर से पीड़ित जो कोमोर्बिड थे, हार्ट प्रॉब्लम था उससे कोमोर्बिड थे,
और उसके बावजूद नेबुलाइजर के थ्रू उन्होंने इस्तेमाल किया और कोरोना से उनका कहना है कि सक्सेस इज 100%। देखिए, जहां तक सवाल है नेबुलाइजर देने का, नेबुलाइजर कंट्रोवर्शियल है। इसमें नेबुलाइजर इसलिए कंट्रोवर्शियल है कि जो आप नेबुलाइजर देंगे वो एरोसॉल मेथड होता है, और एरोसॉल आप अगर क्लोज स्पेस में इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो वो स्प्रेड होता है चारों तरफ से। तो अगर आप भी उसको इनहेल कर रहे हैं और भी जो लोग कमरे में मौजूद है वो भी इनहेल कर रहे हैं, तो बेवजह वायरसेस इस मोड में आपको जा रहे हैं। आप लिमिटेड वे में क्लोज स्पेस में क्लोज कंटेक्ट में आप उसका इनहेलर और एरोसॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन एरोसॉल टेक्निक का इस्तेमाल इसमें तुरंत नहीं करना चाहिए और थोड़ा प्रतिबंधित है रिलेटिवली। दूसरी बात है कि जहां तक इंजेक्शन का सवाल है, अगर आप इंजेक्शन न देना चाहें तो बहुत आसान चीज है, आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन या ओरल प्रेडनिसोलोन 40 से 60 मिलीग्राम प्रति एडल्ट आप दे सकते हैं डेली। आप स्टेरॉइड ओरली खिला सकते हैं। और ये जो टैबलेट्स आती हैं प्रेडनिसोलोन की, वो पूरी जगह मिलती है, पूरे देश में मिलती है, हर जगह मिलती है, गली कूचे मिलती है। तो फिर दिक्कत क्या है? आपके पास डेक्सामेथासोन है अगर आप इंजेक्शन देना चाहें, आपके पास ओरल प्रेडनिसोलोन है अगर आप देना चाहें, आपके पास लिमिटेड वे में एरोसॉल्स हैं अगर आप देना चाहें। लेकिन एरोसॉल देने में यही ध्यान आपको रखना होगा कि एरोसॉल कैन स्प्रेड द वायरसेस मोर देन इट कैन कंटेन द वायरसेस, ये याद रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। और ये आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म करना होगा, लगभग समय पूरा हो गया है, तो ये आखिरी सवाल है कि अगले 1 महीने में ऐसा लग रहा है कि बिहार में कोरोना का पीक आएगा। जैसे दिल्ली में इस समय पीक आया हुआ है, पीक आएगा और पीक आते आते कई गुना पेशेंट्स बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। तो अगले 1 महीने या 1.5 महीने में जब पीक पहुंचेगा तो क्या उससे लड़ने के लिए अभी बिहार या आपका हॉस्पिटल तैयार है? और अगर नहीं तैयार है तो क्या इस 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगा? क्योंकि पीक का मतलब है कि रोज रोज पेशेंट बढ़ते जाएंगे। नेचुरली अगर हम 3% जो वर्ल्ड वाइड डेथ फिगर्स हैं उसको भी मान लें, भारत में तो 2.4 या कुछ उसके आसपास पहुंच गया है। तो अगर इतनी भी डेथ होती है तो नंबर्स इससे ज्यादा जाएंगे, कम जाएंगे, या कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा? नहीं जी, जहां तक सवाल है पीक में चलने का, पीक तो जा रहा है, पीक आ भी रहा है। लेकिन आप हमारे सरकार की, बिहार सरकार की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने जो कोविड हॉस्पिटल और कोविड सेंटर्स में हर जिले में केंद्र स्थापित कर दिया है। और जैसे दिल्ली में आपने किया कि घर घर जाकर आप जांच कर रहे हैं एंटीजन टेस्ट, वैसे यहाँ भी एंटीजन टेस्ट अब जाकर शुरू हो रहे हैं और ज्यादा संख्या में शुरू हो रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार ने अधिकारियों की एक टीम दे दी है इसमें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स हैं, जहां पर हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, जहां पर हमें सुविधाओं का दिक्कत है, जहां हमें कभी परेशानियां होती हैं, गाड़ियों का अभाव है, एम्बुलेंस का अभाव हो जाता है, बॉडी डिस्पोज करना है, दिक्कत होती है, वहां हमें अधिकारियों की तरफ देखना पड़ता है। सरकार ने हमें अधिकारियों की एक बड़ी संख्या दे दी है और ये हमारा सेल जो है वो 24 घंटा काम कर रहा है। तो हमारी सोच तो यही है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, बिहार जरूर आगे सोचता है, ऐसा नहीं है कि पीछे सोचता है। आपके यहाँ दिल्ली में प्रॉब्लम ज्यादा थे, बड़ी जगह थी, बड़ी वजह थी, बड़ा पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा है, आपने कंट्रोल किया, हम भी कंट्रोल कर लेंगे और 1 महीने में बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। जहां तक मृत्यु दर का सवाल है, मैंने आपको कहा स्टेटिस्टिक्स में मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन अगर हमारे यहाँ 1800 कोविड पॉजिटिव में मात्र 24 डेथ हुए तो ये परसेंटेज तो 2% नहीं, आप तो 1.5% के आसपास आ रहे हैं। तो हम लोग नेशनल फिगर से बिहार बहुत ही इम्प्रूव्ड कंडीशन में है। बिहार को बदनाम ना करें कोई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। 2-4 लोग अगर अपनी बातें अपने स्वार्थवश कुछ कहते हो तो अलग बात है, कुछ लोगों के नजरों में अगर हम नीचे हैं तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम दिल्ली नहीं हो सकते क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन हम अपने दिल दिमाग में कमतर भी नहीं है, मैं ये हमेशा कहता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं नेशनल बॉडी में भी मेंबर हूँ, तो अगर नहीं रहता, मैं वहाँ उस लायक नहीं होता तो मैं नेशनल बॉडी तक पहुँचता कैसे? हमारे बिहार से बड़ी बड़ी टीम भी है जो नेशनल बॉडीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। ये इसलिए है कि लोग हम लोगों की जरूर पहचान करते हैं, इज्जत देते हैं, और जो बातें हैं वो हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। कोशिश है सरकार के द्वारा मदद की, गुजारिश भी करते हैं कि हम लोग मैसेजेस को डिसेमिनेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा टाइट करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें, प्यार से ज्यादा और तकरार से कम, तो हम लोग शायद अच्छा ही कुछ करेंगे। और आपको 1-2 महीने बाद अगर मैं फिर कोई छोटा इंटरव्यू दूं तो शायद मैं बेहतर कंडीशन में रहूंगा, मेरे पास मुस्कुराने के लिए बहुत सारी वजहें उस समय भी रहेंगी। निश्चित तौर पर हम फिर बात करेंगे। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद
आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। यहाँ दूर में दिल्ली में और बाकी जगहों पे जो खबरें छोट छपती हैं या जो कुछ हम देखते हैं, उससे लगता है कि बिहार और बिहार की सरकार और बिहार का हेल्थ सिस्टम जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे बहुत उम्मीद बनती है और ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है कि बिहार में लोगों को कोरोना के नाम पर भगवान के भरोसे छोड़ा गया है। वहां भी डॉक्टर हैं, अस्पताल है। हम फिर आपसे बात करेंगे और इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये प्रोग्राम यहीं तक। satyhindi.com पर लॉगिन करके आप हमारे दूसरे प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा और अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी के आप सदस्य बने तो आप उस बटन को दबाइए। आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप सदस्य बन सकते हैं। इस समय जो कॉर्पोरेट जर्नलिज्म है और जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उनके बीच से ईमानदार पत्रकारिता बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम बेहतर पत्रकारिता आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।